द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं अज्ञे जी द्वारा लिखित उपन्यास नदी के द्वीप भाग 8। रेखा द्वारा चंद्रमाधव को पत्र। प्रिय चंद्र, तुम्हारा पत्र मिला। सोचती तो हूँ कि चलो हो ही आऊं कुछ दिन पहाड़ पर, मगर कुछ निश्चय नहीं कर पाती हूँ। यूं अभी सोचने और निश्चय करने के लिए काफी समय भी तो है, पर तुम्हारे मित्र को मैं क्यों लिखूं और मेरी बात का उन पर क्या असर होगा। उनकी बातचीत और संपर्क से मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ निसंदेह। और लखनऊ से प्रतापगढ़ की यात्रा तो एक रेवोल्यूशन ही था। मानो तुम जानते हो, रेलगाड़ी में बिल्कुल अजनबी से कभी कभी ऐसे निकट संपर्क हो जाता है जिसे साधारण सामाजिक जीवन में प्राप्त करते बरसों भी लग सकते हैं। समाज में आदमी अपने सब छद्म कवच अस्त्र शस्त्र जो धारण किए रहता है और सब ओर से चौकस रहता है, रेल में वह उन्हें उतार कर सहज स्वाभाविक मानव प्राणी हो जाता है। लेकिन यह मैं अपनी बात कहती हूँ। डॉक्टर भुवन स्वयं असंपृक्त और दूर हैं, और वह जो तय करेंगे अपने मन से ठीक बेठीक और सुविधा विचार कर ही करेंगे। फिर भी तुमने कहा है, इसलिए यह पत्र साथ में है। तुम ही अपने पत्र के साथ उन्हें भेज देना। इस बार लखनऊ का प्रवास सुखद रहा, इसके लिए तुम्हारी बहुत कृतज्ञ हूँ। सचमुच सचमुच चंद्र, मेरे लिए तुम जो कुछ करते रहे हो, जब सोचती हूँ तो घट जाती हूँ। कितने अपात्र को तुमने अपनी करुणा दी है। यो मैं तुमसे बड़ी हूँ, पर लेकिन जो नहीं कह सकूंगी उसे कहने का यत्न नहीं करूंगी। पर मैं सच सच तुम्हारी ऋणी हूँ। आशा है तुम प्रसन्न हो और यथावत कॉफी हाउस जाते हो। 2-1 प्याले कॉफी के मेरी ओर से भी पी लेना, पर कॉफी अधिक मत पिया करो। तुम्हारी रेखा। इसके साथ का पत्र रेखा द्वारा भुवन के नाम। प्रिय भुवन जी, ये पत्र लिख तो रही हूँ चंद्र के आग्रह से, पर इससे आपको एक बार फिर सच्चे मन से धन्यवाद देने का जो अवसर मिला है उसका अभिनंदन करती हूँ। आपका परिचय मेरे इधर के धुंधले वर्षों में एक प्रखर ज्योति किरण सा है। मैं तो किसी हद तक कर्मवादी हूँ और सोचती हूँ कि मेरा इस बार का लखनऊ जाना और आपसे भेंट होना और आपके साथ प्रतापगढ़ तक लौटना लिखा हुआ था। यूं तो मानव जीवन एक अकारण, अनिर्दिष्ट, आकारहीन गतिमयता सा लगता है, पर मेरा ख्याल है बीच बीच में विधि मानवों के जीवन में थोड़ा सा हस्तक्षेप जरूर करती है। एक एक गोट को उठाकर एक एक दिशा दे देती है। इस सब को वैज्ञानिक थ्योरी मानकर इसका खंडन मंडन ना करें। मैं अपनी भावना की बात कहती हूँ। चंद्र का पहाड़ चलने का आग्रह है। मैंने अभी कुछ निश्चय नहीं किया। मेरी कठिनाइयां तो आप देखेंगे ही। चंद्र का विचार था कि आप भी चलें। क्या ऐसा हो सकेगा? बल्कि आप भी चलें और अपने परिचित और किसी को भी साथ लें, पुरुष स्त्री परिवार, जो आप चाहें और जिनका साथ आपको प्रीतिकर रहे। चलें तो मैं कह गई, पर अपनी जाने का निश्चय तभी करूंगी जब आपका पक्का पता आ जाए। मेरा पता ऊपर दिया है। आप उत्तर चाहे मुझे दें, चाहे चंद्रमाधव को ही सीधे दे दें। विनीत, रेखा। यह पत्र चंद्रमाधव के पत्र के साथ भुवन को मिला तो उसके हाशिए पर जगह जगह चंद्र के नोट थे। ज्योति किरण वाली बात के बराबर लिखा था, मेरी बधाई स्वीकार हो दोस्त। विधि के हस्तक्षेप वाली के बराबर लिखा था, अब निस्तार नहीं है।
विधि ने जो दिशा दे दी वह तो पकड़नी ही होगी। अंत में लिखा था, ना तुम उत्तर सीधे ही देना, तुम्हारी गति उसी दिशा में है। भुवन द्वारा रेखा को। प्रिय रेखा जी, आपके पत्र के लिए कृतज्ञ हूँ। यद्यपि उसके साथ ही अपनी आकिंचनता का बोध बड़े जोर से हो गया। आप अगर कर्मवादी हैं तो धन्यवाद देने का प्रश्न यूं भी नहीं उठना चाहिए। फिर मैं तो किसी तरह अधिकारी नहीं हूं, बल्कि मुझसे कूप मंडूक को जब तब कोई बाहर का प्रकाश दिखा दे तो मुझे कृतज्ञ हो जाना चाहिए, भले ही उस प्रकाश से चोंद भी लगे। पहाड़ की बात चंद्र ने भी लिखी है। निमंत्रण के लिए मैं आप दोनों का आभारी हूं, और जा सकता तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती, पर अभी कुछ ठीक नहीं कह सकता। इसकी बहुत काफी संभावना है कि ग्रीष्म अवकाश में मुझे एक वैज्ञानिक मंडल के साथ या उसकी ओर से कहीं जाना पड़े। बहुत संभव है कि पहाड़ ही जाना पड़े, क्योंकि कॉस्मिक रश्मियों के संबंध का काम है और उसके लिए मापक यंत्रों को पहाड़ी ऊंचाइयों पर या जल की गहराई में ले जाना होगा। यदि ऐसा हुआ तो संभव है कुछ दिन के लिए मैं कहीं पहाड़ पर आप लोगों को मिल जाऊं, नहीं तो फिर किसी सुअवसर की प्रतीक्षा करनी होगी। पर कुल्लू कदाचित न हो सके। उधर जोजीलो पर एक दूसरा दल जाएगा, यह निश्चित है। मैं या तो भूमध्य रेखा की ओर लंका में कहीं जाऊंगा या किसी निर्जन पहाड़ी झील पर, शायद कश्मीर में। कुछ निश्चय होते ही सूचित करूंगा। आशा है आप प्रसन्न हैं। आपका भुवन। भुवन द्वारा चंद्रमाधव को। प्रिय चंद्र, तुम्हारा पत्र और उसके साथ रेखा देवी का पत्र और उस पर तुम्हारी बदतमीजियां सब मिली। रेखा जी को मैंने उत्तर तभी दे दिया था, लिख दिया था कि मेरे जा सकने का कोई ठीक नहीं है, क्योंकि मैं शायद काम से कहीं जाऊं। तुम्हें चिट्ठी लिखने में इसलिए देर की कि कुछ पक्का पता लग जाए। अब यह तय है कि मैं कश्मीर जाऊंगा, पहलगांव से ऊपर तुलियन झील पर। कॉस्मिक रेज पर कुछ काम करता रहा हूं। तुम जानते हो, उसी सिलसिले में कुछ नए मेजरमेंट लेने होंगे। अन्यत्र लिए गए मेजरमेंट की चेकिंग के लिए एक टोली रोहतांग के तार पर जोजिलो जा रही है, ऊंचाइयों पर माप लेने के लिए। मैं तुलियन झील में पानी की गहराई में माप लूंगा, इसलिए कुल्लू का तो कोई सवाल ही नहीं। अधिक से अधिक एक बात हो सकती है, अगर तुम लोग कश्मीर जाओ तो मैं 4-6 दिन शायद कहीं मिल सकता हूँ। यहाँ से कुछ यंत्र वगैरह साथ लेकर चलूंगा। दिल्ली से उन्हें बुक कर देना होगा और उनके पहुंचने में कुछ दिन लगेंगे ही। यह समय या तो दिल्ली में बिता सकता हूँ या फिर आगे कहीं जा सकता हूँ। तुम लोग जैसा प्रोग्राम बनाओगे मुझे सूचना देना। रेखा जी को अलग पत्र नहीं लिख रहा हूँ। मैंने कहा था कि पक्का होते ही सूचना दूंगा, पर तुम ही लिख देना। फिर जैसा तय होगा मुझे बता देना। और क्या हालचाल है, या कि तुमने उलट दिया अपनी अखबार नवीसी से? तुम्हारा भुवन। भुवन द्वारा गोरा को पत्र। प्रिय गोरा, ये बिना तुम्हारी ओर से प्रेरणा या कोंच के लिखा गया पत्र पाकर तुम्हें अचंभा होगा ना? पर कोई कोयला इतना काला नहीं होता कि सुलग कर राख ना हो सके। मुझे भी देवी अनुकंपा कभी छू जाती है और नेक काम कर बैठता हूँ। ग्रीष्म अवकाश में शायद तुमसे भेंट ना हो सके। मैं काम से कश्मीर जा रहा हूँ, कॉस्मिक रश्मियों की तलाश में। कभी सोचता हूँ इन रश्मियों को हम ठीक समझ सके, विश्व में बिखरी हुई इस मुक्त शक्ति को काम में ला सके, तो मानव का कितना बड़ा कल्याण उसके द्वारा हो सकेगा। सच ही, शिव सर्वत्र फैला हुआ, खटखट व्यापी और अंतर्यामी है। उसे पहचान सकने, उससे संपृक्त हो सकने की ही बात है। फिर ध्यान आता है, आज तो इतनी तत्परता कॉस्मिक रश्मियों की खोज में दिखाई जा रही है। वह क्या उनकी कल्याणकारी संभावनाओं के लिए, या कि ध्वंस के रथ चक्र में एक और आरा लगा देने के लिए, जिससे उसकी गति और तीव्र हो सके। लेकिन उस डर से विज्ञान को रुकना नहीं होगा। वैज्ञानिक को तथ्य की शोध भी करनी होगी और विवेक को भी जगाना होगा। कुछ दिन पहले लखनऊ गया था। चंद्रमाधव अच्छी तरह है। कॉफी और शहर का स्कैंडल, राजनैतिक सामाजिक, उसका मुख्य खाद्य है।
और वह इस पर पनप भी रहा है। उसके यहाँ एक और रिमार्केबल व्यक्ति से परिचय हुआ, एक श्रीमती रेखा देवी से। तुम उन्हें देखती तो अवश्य प्रभावित होती। एक स्वाधीन व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व प्रतिभा के सहज तेज से नहीं, दुख की आंच से निखरा है। दुख तोड़ता भी है, पर जब नहीं तोड़ता या तोड़ पाता तब व्यक्ति को मुक्त करता है। ऐसा ही कुछ मुझे उनमें लगा। हम लोगों की कई तरह की बहस हुई, सत्य पर, मानवता पर, कॉफी पीने पर। एक गाना भी उनसे सुना, बंगला का। गला बहुत अच्छा है, पर गाने की बात पर ना जाने किस रागात्मक गाठ का बोझ है। जो अच्छा गा सकता है वह क्यों नहीं गाते समय सब राग विराग से मुक्त हों। संगीत को तो गायक को ही नहीं, श्रोता को भी राग मुक्त कर देना चाहिए। परिणाम यही निकलता है कि संगीत से उनका कलाकार का संबंध नहीं है, भावुक का है। पर तर्कवाद को यहाँ तक क्यों लाया जाए? उनकी आवाज बहुत अच्छी थी और उसमें सोज था। तुम क्या कर रही हो? कब इधर आती हो? कश्मीर से लौटकर तो शायद भेंट होगी ही। आगे क्या करने का विचार है? लिखना, और क्या जाने देव कृपा फिर मुझे छू जाए और मैं फिर पत्र लिख दूं। तुम्हारा स्नेही भुवन। चंद्र द्वारा रेखा को। प्रिय रेखा जी, भुवन का पत्र आया है। कुल्लू तो वे नहीं जा सकेगा, कश्मीर जा रहा है कुछ रिसर्च के सिलसिले में। पर उसने लिखा है कि अगर हम लोग कश्मीर में कहीं मिल सकें तो वे कुछ दिन हमारे साथ रहना चाहेगा। क्यों ना वैसा ही प्रोग्राम बनाया जाए। कश्मीर चलें, वहीं भुवन साथ हो लेगा और वहां से फिर उसे आगे जाना होगा, चला जाएगा। आप चाहे वहीं रह जाइए, चाहे लौट आइएगा। यह भी हो सकता है कि हम सब दिल्ली मिलें और वहीं से साथ चलें। मैंने छुट्टी ले ली है। अब आप अगर ना चलेंगी तो मुझे बहुत बहुत सख्त सदमा पहुंचेगा। मेरे ख्याल में सबसे अच्छा होगा कि हम लोग मिलकर कुछ पक्का प्रोग्राम बना लें और भुवन को सूचना दे दें। उसने भी यही लिखा है। आप एक आध दिन फिर लखनऊ आ जाइए ना, या मुझे लिखें, मैं प्रतापगढ़ आ जाऊं। 2 घंटे का तो रास्ता है। प्रतीक्षा में। आपका चंद्र। पुनः चंद्र द्वारा रेखा को पत्र। रेखा, तुम, हाँ मैं जानता हूँ तुम इस संबोधन से चौंकोगी। यद्यपि तुम मुझे तुम कह सकती हो। 50 औरत आदमी एक दूसरे को तुम कहते हैं और कोई नहीं चौंकता। पर तुम्हारा चौंकना ठीक भी है, क्योंकि मैं हजारों की तरह तुम्हें तुम नहीं कह रहा हूँ। वैसे कह रहा हूँ जैसे एक एक को कहता है। तुम यहाँ आओगी दिन भर के लिए और रात की गाड़ी से वापस चली जाओगी। ठीक है, इतना ही सही। यह भी हो सकता है कि इतना भी तुम इसलिए कर रही हो कि भुवन के पास जाने की बात है, नहीं तो ना आती। वह भी सही। यह होता ही है कि स्त्रियां जहां उदासीनता देखती हैं वहां आकृष्ट होती हैं। पर रेखा, तुम नहीं जानती कि मैंने कितनी बार तुम्हें बुलाना चाहा है। तुम कहकर ही नहीं, तू कहकर, कुछ ना कहकर, केवल आंखों से, मन से, हृदय की धड़कन से, अपने समूचे अस्तित्व से। कि तुम अगर डेस्टिनी को मानती हो तो कहूं कि जब से तुम्हें देखा है तब से यह जानता आ रहा हूं कि डेस्टिनी ने मुझे तुम्हारे साथ बांध दिया है, और मैं चाहूं ना चाहूं इसके सिवाय कोई उपाय नहीं है कि मैं तुम्हारी ओर बढ़ता जाऊं। तुम दूर जाओ तो तुम्हारे पीछे जाऊं, पृथ्वी के परले छोर तक भी। और आज 3 वर्षों से यह बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं। एक आध दफे मैंने ठान कर प्रयत्न भी किया है, पर तुम टाल गई हो। पर आज मैंने निश्चय किया है कि मैं कहूंगा ही, किसी तरह नहीं रुकूंगा। उस दिन जब मैंने अपने जीवन की, अपने विवाह की कहानी तुम्हें सुनाई थी, तब तुमने पूछा था कि यह सब क्यों मैं तुम्हें बता रहा हूं। उस दिन भी मैंने चाहा था कि पूरी बात तुमसे कह दूं, फिर बड़े दिनों में भी, पर तब भी तुम और बातें करके टाल गई थी। पिछली बार भुवन के कारण कोई मौका ही नहीं मिला, पर एक तरह से मैं उससे खुश ही हूं, क्योंकि उस बार मुझे और भी स्पष्ट दिख गया कि तुम्हारे बिना
तुम्हारे बिना मेरी गति नहीं है, यह भी तब मैंने अनुभव किया। तुम चाहे इसे ना मानो कि तुम्हारे अधूरेपन को मैं ही पूरा कर सकता हूँ, मैं ही, और कोई नहीं, कोई नहीं। तुम अधूरेपन से भी इनकार करोगी, तुम भविष्य से भी इनकार करती हो। तुमने अपने को बचाए रखने के लिए बहुत सी बोगस थ्योरियां गढ़ रखी हैं, जिन्हें तुम भी नहीं मानती हो, मैं जानता हूँ। और भुवन से तुम्हारे व्यवहार में यह मुझे स्पष्ट दिखा है कि तुम्हारी सब थ्योरियां केवल एक रक्षा कवच है। ताबीज की तरह तुमने उन्हें बांध रखा है, क्योंकि तुम्हारी सारी प्रवृत्तियां उनके विरुद्ध है और तुम स्वयं अपनी प्रवृत्तियों से डरती हो। क्यों डरती हो? जो सहज प्रवृत्तियां हैं वे कल्याणकारी हैं, और तुम्हारी प्रवृत्तियां और मेरी प्रवृत्तियां समांतर है रेखा, समांतर है। भुवन दूसरी दुनिया का आदमी है, हो सकता है कि मुझसे ऊंचा, अच्छी दुनिया का ही हो, पर वे दुनिया दूसरी है, दूसरा स्तर है, और वह स्तर हमारे तुम्हारे स्तर को नहीं काटता। क्यों तुम और अपनी प्रताड़ना करना चाहती हो? क्या तुम्हारे जीवन में पहले ही यथेष्ट प्रताड़ना नहीं रही? रेखा, तुम बार बार कह देती हो कि तुम मुझसे बड़ी हो, पर यह भी एक कवच है तुम्हारा। उम्र में भी तुम मुझसे 2-3 बरस छोटी तो हो ही, वैसे भी किस बात में बड़ी हो? यो मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, सदा करूँगा, तुम्हारे पैर चूमूंगा, ये बात दूसरी है। पर कौन सा अनुभव तुम्हें इतनी दूर ऊपर उठाकर ले जाता है? मैं बच्चा नहीं हूँ रेखा, 2 बच्चों का पिता हूँ। कलेश तुमने भोगा है अवश्य, पर मैं उससे अछूता हूँ यह नहीं है। और विवाह के बाद मैं यूरोप घूमा हूँ, युद्ध के आसन संकट से निराश, नीतिहीन, प्रतिमानहीन। यूरोप और उसमें जो अनुभव मैंने पाए हैं वे क्षमा करना, एक विवाह और एक विच्छेद से कहीं अधिक तीखे, कटु और पका देने वाले हैं। तभी तो लौटकर फिर मैं गृहस्थी में खप ना सका। घर गया, कुछ रहा, हाँ पत्नी के साथ सोया भी और उससे एक बच्चा भी पैदा किया। पर इन सब अनुभवों ने उस गर्म कढ़ाई को और तपाया है, उस तेल को और तपाया ही जिसमें जलकर मैं आज वह बना हूँ जो मैं हूँ। तुमने एक बार कहा था कि तुम्हारे आसपास दुर्भाग्य का एक मंडल है, पर मैं देखता हूँ, जानता हूँ, अनुभव करता हूँ कि तुम मेरी आत्मा के घावों की मरहम हो। तुम्हारा साया मेरे लिए राहत है, और यदि तुम वह मुझे दे सको तो तुम्हारा प्यार मेरे लिए जन्नत है। मैं बड़ा लालची रहा हूँ, जीवन से मैंने बहुत मांगा है, छोटी चीज कभी नहीं मांगी, बड़ी से बड़ी मांगता आया हूँ। मैं सच कहता हूँ कि इससे आगे मेरी और कोई मांग नहीं है, ना होगी। यह मेरी सारी चाहनाओं, कल्पनाओं, वासनाओं, आकांक्षाओं की अंतिम सीमा है, मेरे अरमानों की इति, मेरी थकी प्यासी आत्मा की अंतिम मंजिल। रेखा, तुम में असीम करुणा है। तुम तत्काल प्यार नहीं दे सकती तो करुणा ही दे दो, मुक्त करुणा। फिर उसी में से प्यार उपजेगा। मैं लालची हूँ, मैं स्वार्थी भी हूँ, पर इतना स्वार्थी नहीं रेखा कि इस बात को मैंने तुम्हारी ओर से ना सोचा हो। तुम अकेली हो, मुक्त हो, नौकरियां करती हो, पर कहाँ तक, किस लिए? मुक्ति आज नारी चाहती है, चलो ठीक है, यद्यपि आज मुक्त कोई नहीं है, और है तो इस महायुद्ध के बाद शायद वह भी न रहेगा। पर नौकरी तो कोई नहीं चाहता। मुक्ति के लिए नौकरी, नौकरी के लिए मुक्ति, दोहरा धोखा है। सिक्योरिटी हर कोई चाहता है और उसी में मुक्ति है, पुरुष के लिए भी और स्त्री के लिए और भी अधिक। इन बातों की यहाँ क्या रेलेवेंस है, बताता हूँ। हेमेंद्र, हम दोनों के बीच कभी उसका नाम नहीं लिया गया है, आज ले रहा हूँ। लाचारी है, मलय में जिसके साथ रहता है उसके या और किसी के साथ शीघ्र ही शादी करना चाहेगा, या ना चाहकर भी करेगा, क्योंकि इसके बगैर उसका वहां अधिक दिन रहना संभव नहीं होगा।
जंग दोनों को अलग कर देगा और हेमेंद्र को यहाँ ला फेंकेगा और जेल में डाल देगा। और इसके लिए वह तुम्हें डाइवोर्स करेगा ही। उसके लिए सबसे आसान तरीका यह होगा कि धर्म परिवर्तन करके डाइवोर्स मांगे। तुम ना धर्म परिवर्तन करोगी ना उसके पास जाओगी। बस तुम डाइवोर्स मांगती तो वह ना देता, और शादी के लिए मांगती तो और भी नहीं। तुम्हें वे गुलाम रखकर सताना ही चाहता, पर अपनी सुविधा के लिए वे सब करेगा। और मैं, तुम्हारा सिविल विवाह था ना, तुम्हारी बात और है, मेरी स्थिति दूसरी है। पर मैं अपने विवाह को विवाह कभी नहीं मान सका हूं। ऐसा विवाह संतान को जायज करने की रस्म से अधिक कुछ नहीं है, ना हो सकता है। मैं अलग हूं, अपने को अलग और मुक्त मानता हूं, और मेरा परिवार भी मुझसे ना कुछ चाहता है ना कुछ अपेक्षा रखता है, सिवाय खर्चे के जो मैं भेजता हूं और भेजता रहूंगा। सच रेखा, मुझे कभी उस बेचारी स्त्री पर बड़ी दया आती है। बल्कि उसका किसी से प्रेम हो, वे किसी से शादी करना चाहे, तो मैं कभी बाधा ना बनूं, बल्कि भरसक मदद करूं, खुद जाकर कन्यादान कराऊं। जो कुमारी नहीं है उसे कन्या कहना असम्मत तो नहीं है ना? रेखा, भविष्य है, होता है, तुम मानो, पर तुम्हारे बिना मेरा भविष्य नहीं। यह मैं क्षण क्षण अनुभव करता हूं। मैं चाहता हूं किसी तरह अपनी सुलगती भावना की तपी हुई सलाख से ये बात तुम्हारी चेतना पर दाग दूं कि तुम्हारी और मेरी गति, हमारी नियति एक है, कि तुम मेरी हो रेखा, तुम मेरी हो, मेरी 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 जान, आत्मा, मेरी डेस्टिनी, मेरा सब कुछ, कि मुझसे मिले बिना तुम नहीं रह सकोगी, नहीं रह सकोगी। तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, मुझसे मिलना ही होगा, एक होना ही होगा। तुम्हारा तुम्हारा अभिन्न, और तुमसे दूर पुनश्च। नहीं, यह पत्र शायद प्रतापगढ़ भेजना ठीक ना होगा। तुम आओगी तो यहीं तुम्हें दूंगा। तुम दोपहर को पहुंचोगी, स्टेशन से ही सीधे कॉफी हाउस चलेंगे। वहां से पुरानी रेजिडेंसी, उसके खंडरों में एकांत में बैठकर ही तुमसे बात करूंगा। वहीं ये पत्र तुम्हें दूंगा, वहीं पढ़वाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कि इसे पढ़ते हुए तुम्हारे चेहरे की एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म गति, क्योंकि उसमें मेरा भाग्य लिखा होगा। रेखा, अभी तक मैं भी खंडर हूं, तुम भी खंडर हो, पर वहां से हम खंडर नहीं, एक नई सुंदर संपूर्ण जगमगाती इमारत निर्माण करके निकलेंगे। ऐसा ऐसा मेरा मन कहता है। चंद्रमाधव द्वारा गौरा को पत्र। प्रिय गौरा जी, बहुत दिनों से आपने मुझे याद नहीं किया। मैंने पिछले महीने जो पत्र लिखा था उसकी पहुंच भी आपने ना दी। फिर भी संगीत के तरन्नुम में हम बेसुरे लोगों को बिल्कुल भूल ना गई होंगी, ऐसी आशा करता हूँ। पर आज कोई बेसुरा तर्क भी मैं छेड़ने नहीं जा रहा हूँ। मैंने निश्चय किया है कि अब अपनी बात नहीं किया करूँगा, हर किसी से उसकी प्रिय विषय की चर्चा किया करूँगा। समझ लीजिए कि यही मेरी साधना होगी। देखिए, मैं भी साधना धर्म को मान गया, और ये आपकी व्यक्तिगत विजय है। अब भुवन जी यहाँ आए थे, ये मैंने आपको पिछले पत्र में लिखा था। रेखा देवी के विषय में भी लिखा था। वह वास्तव में बड़ी प्रभावशालिनी महिला है। नहीं तो भुवन सरीखा आदमी अपनी यात्रा का प्रोग्राम किसी के साथ के लिए बदल दे, यह क्या संभव है? रेखा जी अभी हाल में फिर यहाँ आई थी। इधर भुवन से उनका कुछ पत्र व्यवहार भी हुआ था। उन्होंने भुवन को पहाड़ चलने के लिए निमंत्रित किया था। पहले मेरे भी साथ चलने की बात थी, पर अब प्रोग्राम कुछ बदल गया है। भुवन जी रिसर्च के लिए कश्मीर जा रहे हैं ना। मैं तो वहां ना जा सकूंगा, पर रेखा जी कदाचित कश्मीर ही जाएंगी। इधर वे कोई नौकरी नहीं कर रही हैं, इसलिए पूरी छुट्टी है। मैं सोचता हूँ मैं भी जा सकता। डॉक्टर भुवन जैसे लगन वाले वैज्ञानिक के साथ पहाड़ में कहीं कुछ दिन रह सकता तो कुछ सीख ही लेता। वह भौतिक विज्ञान के माहिर, पर और कितना कुछ जानते हैं।
एक मैं हूं कि स्वयं अपने विषय का ऊपरी ज्ञान रखता हूं, पर जर्नलिज्म की यही तो मार है, कहीं गहरे नहीं जाने देता। सब कुछ का ज्ञान होना ही चाहिए, पर उथला ज्ञान। कहीं भी गहरे गए कि दूसरे जर्नलिस्ट संदेह से देखने लगते हैं। ये कौन उजबक हमारे बीच में आ गया। भुवन के गुणों में से क्रमशः अधिकाधिक प्रभावित होता जाता हूँ, पर सबसे बड़ा गुण उनका यह मानता हूँ कि उनके द्वारा मेरा आपसे परिचय हुआ है। स्वार्थ दृष्टि, पर मेरे लिए तो यही गुण सबसे अधिक सुखद सिद्ध हुआ ना। ये पत्र ना मालूम आपको समय पर मिलेगा या नहीं। आप कदाचित दक्षिण से चल देने वाली हो, पर वहां भी ना मिला तो आशा है रिडायरेक्ट तो हो ही जाएगा। दिल्ली पहुंचे तो मुझे सूचित कीजिएगा। मैं कुछ दिन के लिए वहां जाने की सोच रहा हूँ। छुट्टी पहाड़ जाने के लिए ली थी, पर भुवनदा का साथ तो हुआ नहीं। अब ये सोचता हूँ कि दिल्ली होकर मसूरी ही कुछ दिन रह आऊं। आपका क्या मसूरी जाने का विचार नहीं है? आपके पिताजी तो जाएंगे, बल्कि वहीं होंगे। आपका स्नेही चंद्रमाधव। चंद्र द्वारा भुवन को। भाई भुवन, रेखा जी 2-4 दिन पहले यहाँ आई थी। मेरा पहाड़ जाना तो ना हो सकेगा। मेरा साथ उन्हें अभिष्ट भी नहीं है। वे तुम्हारे साथ ही जाना चाहती है। खुशकिस्मत हो दोस्त। बुद्धू हो तो क्या हुआ, कभी जब पहाड़ से उतरोगे तो मुझे भी याद कर लेना। मैं वहीं का वहीं हूँ। चंद्रमाधव, जर्नलिस्ट, तुम्हारा अनुगत और प्रशंसक, और अब तुम्हारे तेज से अभिभूत। चंद्र। रेखा द्वारा भुवन को। प्रिय भुवन जी, आपके पिछले पत्र के बाद आशा की थी कि कुछ निश्चय होने पर आप फिर लिखेंगे। आपका कोई पत्र नहीं आया। हाँ, चंद्रमाधव जी की ओर से सूचना मिली थी कि उनको आपका पत्र आया है, जिसमें आपने कश्मीर की बात लिखी थी। वहीं का प्रोग्राम बताने के लिए उन्होंने मुझे लखनऊ बुलाया भी था, और मैं एक दिन दोपहर को जाकर रात की उसी गाड़ी से लौट आई थी जिससे हम लोगों ने साथ यात्रा की थी। भुवन जी, पहाड़ जाने के सारे प्रोग्राम को रद्द समझे। वह प्रोग्राम चंद्रमाधव जी की प्रेरणा से बना था। उन्हीं के साथ हम लोगों के जाने की बात थी, और इसी के लिए मैंने भी आपसे अनुरोध किया था। पर अब मैं उनके साथ ना जा सकूंगी, ना अकेले, ना पार्टी में। इसलिए जाने की बात छोड़ देनी चाहिए। हाँ, आप अगर और लोगों को साथ लेकर जाने वाले हो तो मैं चल सकूंगी और आपका साथ पाकर प्रसन्न होंगी। हाँ, आप मेरा साथ चाहें तब। आपको व्यर्थ ही इतना कष्ट देने के लिए क्षमा चाहती हूँ। आपकी रेखा। आगे नया पन्ना जोड़कर। भुवन जी, चंद्रमाधव जी आपके मित्र हैं और उनका आपका परिचय बहुत पुराना। ऐसे में मैं कोई कटुता लाना नहीं चाहती, और जिस स्थिति में फंस गई हूँ उसके कारण लज्जा, संकोच के मारे गड़ी जा रही हूँ। फिर भी मैंने जो लिखा कि चंद्रमाधव जी के साथ कहीं ना जा सकूंगी, उसके स्पष्टीकरण में कुछ तो कहना ही होगा। चंद्रमाधव जी ने मुझे लखनऊ बुलाया था। मैं दोपहर को पहुंची तो पहले हम लोग कॉफ़ी हाउस गए। वहां आपके विषय में बातें होती रहीं। मैंने लक्ष्य किया कि उनकी बातों में बार बार एक छिपी ईर्ष्या व्यक्त हो उठती है, जिसका कारण ना समझ सकी। फिर उन्होंने कहा, यहाँ से रेजिडेंसी चला जाए। बाहर आंधी के आसार थे। आजकल धूल के कैसे झक्कड़ आते हैं, आप तो जानते हैं। मैंने आपत्ति की तो बोले, रेखा जी, तुम जरा सी आंधी से डरती हो। वे मुझे सदा आप कहते हैं। आप और तुम की खिचड़ी कुछ अद्भुत सी लगी, पर शायद दिल्ली का मुहावरा है, इसलिए मैंने ध्यान ना दिया। यह भी ना लक्ष्य किया कि उनका स्वर आविष्ट है। बाद में यह भाव याद आया। हम लोग रेजिडेंसी पहुंचे तो बड़े जोर की आंधी आई। वे जोर से हंसे और बोले, ठीक है, बिल्कुल मौजू है। तब मैंने संभल कर वापस चलने को कहा, पर उन्होंने कहा,
यहाँ तक आई हो तो मेरी बात सुनकर जाओ। भुवन जी, आप समझदार हैं और मैं स्त्री हूँ। पूरी बात कहने की आवश्यकता भी नहीं है और उसमें व्यर्थ सबको गलानी ही होगी। आपको इस कीचड़ में खींचना भी ना चाहिए। संक्षेप में कहूँ कि चंद्रमाधव ने अपना प्रेम निवेदन किया, जबानी भी और एक लिखा हुआ पत्र देकर भी। पत्र मैंने वहाँ नहीं पढ़ा, उनकी बातों से ही स्तब्ध और आवाक हो गई, क्योंकि मैं उन्हें अपना हितैषी मित्र और सहायक मानती थी। उस नाते उनकी बहुत कृतज्ञ भी हूँ। यह नहीं जानती थी कि उनके हृदय में कैसे भाव भरे हुए हैं। मैं वहाँ से तत्काल एक शब्द भी कहे बिना लौट आई। वे वहीं रहे। पीछे मैंने सुना कि रो रहे हैं, पर मैं रुकी नहीं। फिर तांगा पाकर मैं सीधे स्टेशन पहुंची। कॉफ़ी पीने बैठी तो ध्यान आया कि उनका पत्र मेरे हाथ में है। वे मैंने नहीं पढ़ा। फिर वेटिंग रूम में बैठी रही। रात की गाड़ी से लौट आई। प्लेटफॉर्म पर चंद्रमाधव जी थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि चिट्ठी का उत्तर क्या उन्हें दूंगी। मैंने कहा कि अपनी समझ से उत्तर तो मैं दे आई। जब चली आई तब उन्होंने अपना पत्र वापस मांगा। मैंने दे दिया। भुवन जी, मैं बहुत लज्जित हूँ सारी घटना से, पर समझ में नहीं आता कि क्यों मेरे साथ ऐसी बात होती है, सिवाय इसके कि फिर नियति की बात कहूँ। मेरे साथ दुर्भाग्य का एक मंडल चलता है जो छूता नहीं, ग्रसता है। क्या आप मुझे क्षमा दे सकेंगे? रेखा। रेखा द्वारा भुवन के नाम एक और पत्र। प्रिय भुवन जी, परसों एक पत्र भेज चुकी हूँ। आज फिर कष्ट दे रही हूँ। साथ में चंद्रमाधव जी का पत्र है जो मुझे अभी इसी डाक से मिला है। पत्र अपनी बात स्वयं कहता है। आपसे अनुरोध करती हूँ कि मेरे कारण आप उनके प्रति अपने मन में मैल न आने दे। मैत्री दुर्लभ चीज है और मेरी लिखी बातों की उनके जीवन में कोई अहमियत होगी ऐसा नहीं। वह शीघ्र ही भूल जाएंगे। इसलिए यह भी प्रार्थना करती हूँ कि आप उन्हें न जतावें कि मैंने ये सब आपको लिखा है। मैं नहीं चाहती कि ये जानकर उन्हें और ग्लानि हो और आपके उनके बीच में सदा के लिए ग्लानि की दरार पड़ जाए। आपकी चिट्ठी की बाट देखती रहूंगी। अब बल्कि सोचती हूँ कुछ दिन आपके निकट इसीलिए रह सकूं कि जानूं आपने मुझे क्षमा कर दिया। नहीं तो एक गहरा परिताप मुझे सालता रहेगा। आपकी रेखा। इसके साथ का पत्र चंद्रमाधव की ओर से रेखा को। रेखा, मैंने अपनी मूर्खता और आपटुता से तुम्हें खो ही दिया और अब तुमसे यही प्रार्थना करता हूँ कि अब मुझसे कोई संपर्क ना रखना, मेरा मुंह ना देखना, ना अपना मुंह मुझे दिखाना। लखनऊ आना बेशक, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो आना जाना, पर कभी मुझसे अचानक मुठभेड़ हो ही जाए तो मुझे पहचानना मत, बुलाना, बोलना मत। कहीं रहो, खुश रहो, पर मेरे जीवन से निकल जाओ बस। यह नहीं कि मैं तुम्हें चाहता नहीं या कि उस पत्र में लिखी बातें सच नहीं हैं, पर बस और कुछ लिखने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। तुम्हारा अभागा चंद्र। आगे की कहानी सुनिए अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।